हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो ज्ञान का भंडार है। इसके अंदर इतना सब कुछ सीखेंगे हम, इतना ज़्यादा सीखेंगे। मतलब आपको 2 या 3 बार ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज एक बार में आपको लगेगा इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इतनी सारी नई नई बातें, नई नई टर्म्स सीखने को मिल रही है, तो हो सकता है आपको याद ना रहे। तो आपको बार बार वीडियो देखनी पड़े उन सब चीज़ों को याद रखने के लिए। इसलिए मैं भी इसमें बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, सो दैट आप एक वीडियो देखें 10-15 मिनट की और उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, फिर आगे और वीडियो देखें। मैंने कोशिश की है ज़्यादातर चीज़ों को ऐसे सीक्वेंस में रखा है कि एक से रिलेटेड दूसरी हो, और कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए सपोज ABCD है, तो आप ए सीख रहे हैं तो उसमें डी की कोई बात ना आए, डी पॉइंट की, क्योंकि जब तक हम डी नहीं सीखेंगे ए हम कैसे समझ पाएंगे। तो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए मैंने सीक्वेंस की भी कोशिश की है। आप क्योंकि बिल्कुल नए हैं अकाउंटिंग में और आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ये। In accounting business, various accounting terms are used before recording the transactions in the books. बच्चों, यहाँ लिखा है अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती हैं बहुत ज़्यादा, और जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, अभी जो ट्रांजैक्शन होता है इसकी भी हम डेफिनेशन और उसका क्या मतलब होता है उसको डिटेल में यहाँ सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सीधे शब्दों में शॉर्टकट में बता दूं, ट्रांजैक्शन मतलब जब भी हम कोई बिजनेस में लेन देन करते हैं, कोई माल खरीदा, कोई माल बेचा, कोई पैसा दिया, पैसा लिया, ये ट्रांजैक्शन कहलाती है। हर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो लिखा है कि इन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले इट इज़ एसेंशियल, मतलब ये जरूरी है, to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting. accounting में उसका क्या मतलब है ये हमें पता होना चाहिए। These basic terms are called accounting terminology. प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसे कहते हैं बच्चों? मैं आपको इसकी बुकिश लैंग्वेज क्या है वो भी, और एक सीधे शब्दों में भी हर चीज़ को समझाऊंगा। बच्चों, जब हम बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस का ओनर होता है, अगर इकलौता एक ही ओनर है, वो प्रोप्राइटर कहलाता है। बिजनेस का इकलौता अगर एक ही ओनर है, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट्स एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। सारा रिस्क उसी का ही है, पैसा भी वही लगा रहा है, तो ओनर भी वही है और वही प्रोप्राइटर है। ठीक है बच्चों। एंटिटी, एंटिटी क्या है बच्चों? नॉर्मली बिजनेस को हम एंटिटी बोल देते हैं सीधे शब्दों में, इन शॉर्ट। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, जहां पर हम इकोनॉमिक यूनिट जहां पर ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम, जो बनाई गई है प्रॉफिट कमाने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। देखिए, या तो हम कोई भी काम धंधा करेंगे, या तो हम माल बेचेंगे या सर्विस देंगे। जैसे हमारी एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, तो वहाँ पर हम क्या बेच रहे हैं? दवाई। तो ये क्या है? बिजनेस। प्रोफेशन में या बिजनेस में भी कई बार हम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे हमारा ड्राई क्लीन की शॉप है, तो ड्राई क्लीन की शॉप पर आप जाएंगे तो वो आपको कुछ बेचेंगे नहीं, आपको सर्विस देंगे। ठीक है। आप ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्विस मिलेगी। तो हम सर्विस दें या हम माल बेचें, ऐसा काम करने के लिए जब पैसा लगाया जाता है तो उसे एंटिटी या बिजनेस कहते हैं। ए बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। लॉ के हिसाब से हम अपने बिजनेस एक्टिविटी में लगे हुए हैं। दीज इंक्लूड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। प्रोप्राइटर का मतलब होता है इकलौता ओनर, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब जब हम एक इकलौता इंसान, एक अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म, जब
एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और पार्टनर्स की तरह काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं। कॉरपोरेशंस, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हजारों लोग उसमें पैसा लगाते हैं, वो अपने शेयर्स इशू करती हैं, तो उसे हम कॉरपोरेशन या कंपनी बोल देते हैं। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति, ये सब कंपनी है। इवन बैंक्स भी कंपनी है, बैंक के भी शेयर मार्केट में बिकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब भी कंपनी है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो बिजनेस के हिसाब से काम करता है, उसे हम बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी भी बोल देते हैं। गुड्स क्या होते हैं बच्चों? वो माल जिसमें हम लेन देन करते हैं, जो माल खरीदना बेचना करते हैं, जिसमें हम डीलिंग करते हैं, जो हमारा मेन काम है। जैसे मैंने मेडिकल स्टोर बोला तो मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन गुड्स है, माल है। ज्वेलरी शॉप है तो जो ज्वेलरी है वो हमारे लिए गुड्स है। फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है। स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। जो माल हमने खरीदा है बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेजेस ऑफ बिजनेस। जब हम माल बेचते हैं तो उसे सेल बोलते हैं, जब माल खरीदते हैं उसे परचेजेस बोलते हैं। स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। जो माल खरीदना बेचना ये काम करते हैं उसे हम गुड्स बोल देते हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब यही होता है, जो माल खरीदना बेचना होता है। जैसे आप एक कन्फेक्शनरी शॉप पर जाएं और वहाँ से ब्रेड खरीदें तो ब्रेड उसके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो खुद ब्रेड नहीं बना रहा, वो बना बनाया ब्रेड खरीद कर आपको बेच रहा है। परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो माल बेच रहे हैं फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी, ये उसके लिए गुड्स है। स्टेशनरी शॉप के लिए स्टेशनरी गुड्स है। परचेजेस किसे बोलते हैं? परचेजेस मतलब जो माल हम खरीद रहे हैं उसे हम परचेजेस बोलते हैं। The term purchases is for an account to record purchase of goods or raw material। बच्चों गुड्स हम बोलते हैं जो माल बेचने के लिए खरीद रहे हैं, और रॉ मटेरियल उसे बोलते हैं जो माल हम बनाने के लिए खरीद रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप बीकानेर वाला एक स्वीट शॉप है वहाँ पर गए और बीकानेर वाला पर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक बीकानेर वाला के लिए गुड्स है, क्योंकि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मार्केट से खरीदी और आपको बेच दी, तो ये क्या है? गुड्स। लेकिन बीकानेर वाला ने चीनी खरीदी, दूध खरीदा, ड्राई फ्रूट्स खरीदे मिठाई बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो चीनी नहीं बेच रहे हैं। अगर वो चीनी बेच रहे होते तो वो गुड्स हो जाता। वो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए, माल बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए चीनी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो माल इस्तेमाल होता है आगे बेचने के लिए, जो हम माल बना रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसे कच्चा माल बोल देते, रॉ मटेरियल बोल देते। तो ये रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे तो भी परचेजेस बोलेंगे, और अगर हम माल गुड्स खरीदेंगे तो उसे भी हम परचेजेस बोलेंगे। तो यहाँ लिखा है परचेजेस चाहे गुड्स की हो चाहे रॉ मटेरियल की हो। गुड्स किस लिए है? फॉर सेल, और रॉ मटेरियल किस लिए? फॉर कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, और गुड्स को खरीदकर सीधा वैसा ही बेच देंगे। तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल किस चीज के लिए होगा? प्रोडक्शन के लिए। और गुड्स किसके लिए होगा? रीसेल करने के लिए। तो माल को हम बेचेंगे और रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश मतलब पैसा दिया, नकद माल खरीदा, पैसा दिया माल खरीद लिया,
ये क्या होता है, कैश परचेजेस। और उधार खरीद कर, उधार खरीदना मतलब पैसा बाद में देंगे, अभी खरीद लिया, इसे क्रेडिट परचेजेस बोलते हैं। उधार, उधार को क्रेडिट बोला जाता है। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्स एंड कैश परचेजेस, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टर्म्स एंड क्रेडिट परचेजेस। तो हम उधार माल खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेजेस बोलेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने माल खरीदा और वो माल किसी वजह से पसंद नहीं आया, सैंपल के हिसाब से नहीं है, फालतू आ गया, XYZ रीजन से हमने वो माल वापस किया, तो उसे हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव, गुड्स आर रिटर्न एज नोन एज परचेजेस रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड में। तो आप ध्यान रखना, जब माल खरीदोगे, परचेज करोगे, माल आएगा, परचेजेस रिटर्न करोगे, माल जाएगा। माल जा रहा है मतलब रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जाना बाहर, तो परचेजेस रिटर्न में क्योंकि माल जाता है इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। सेल्स, सेल का मतलब माल बेचना, तो सेल एसोसिएटेड है माल को बेचने से। दीज गुड्स में भी परचेज्ड, हो सकता है हमने माल खरीदा हो, गुड्स परचेज किया हो और अब बेच रहे हैं। हो सकता है हमने गुड्स फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया हो, जैसे बीकानेर वाला पे बर्फी बेच रहे हैं, तो बर्फी बेच रहे हैं वो भी सेल है। और अगर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो वो भी सेल है। कोल्ड ड्रिंक बनी बनाई खरीदी थी और बर्फी खुद बनाई थी। तो चाहे वो माल खरीद कर बेचा हो या माल बनाकर बेचा हो। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, तो नगद माल बेचा वो भी आ जाएगा, उधार माल बेचा वो भी आ जाएगा। जब माल कैश में बेचा जाता है तो उसे कैश सेल, जब उधार बेचा जाता है तो क्रेडिट सेल बोला जाता है। बिका हुआ माल वापस आ सकता है, वो खराब था, सही नहीं था, एक्स्ट्रा चला गया, सैंपल के हिसाब से नहीं था, रीजन से माल वापस आ गया, तो बिका हुआ माल वापस आया, सेल रिटर्न। क्योंकि माल आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। बच्चों जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल बेचने खरीदने पे लगता है, सर्विस लेने देने पे लगता है, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस like excise duty, sales tax, VAT, service tax have been merged into a single known as GST. GST is paid at the time of purchase. जब आप माल खरीदते हैं तो आप GST की पेमेंट करते हैं, और जब माल बेचते हैं तो GST आपको मिलता है, और GST कलेक्ट होता है जब आप सेल करते हैं। आप किसी शॉप पर जाइए, माल खरीदिए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, तो आप पेमेंट करते हैं, और उस सेलर को टैक्स मिल रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो वो बात यहाँ पर प्रूव होती है। टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। अगर हम देखें एक साल में कितनी सेल हुई है, उसे सेल भी बोल सकते हो, उसे टर्नओवर भी बोल सकते हो। रिवेन्यू, रिवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर क्या कर रहा है, दवाई बेच रहा है, तो उसे दवाई बेचने से जो पैसा आएगा उसे रिवेन्यू बोलेंगे। अगर आपने एक दुकान किराए पर दे रखी है, वहाँ से रेंट मिल रहा है, वो भी रिवेन्यू है, क्योंकि वो रेगुलर इनकम आपको मिल रही है। It consists of the amount received from sale of goods, from services. It also include rent, commission, etc., interest, etc. आपने किसी को लोन दे दिया है, उस लोन पर आपको ब्याज मिलता है, वो भी आपका रिवेन्यू है। Revenues related with day-to-day affairs of the business and should also be in regular in nature. तो बच्चों रिवेन्यू के बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ये ऑपरेशन का मतलब बिजनेस है। रिवेन्यू फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, जो रेगुलर हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशन बोलते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स revenue earned by enterprise
फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल, माल बेचा, तो माल बेचा तो ये क्या है, हमारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमने एक बिल्डिंग किराए पर दे दी, वहाँ से रेंट मिलता है हमें, तो जो रेंट हमें मिल रहा है वो रेंट हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस हमारा मेडिकल स्टोर है। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, वो हमने किराए पर दे दी, वहाँ से रेगुलर इनकम आ रही है, रिवेन्यू तो है, लेकिन वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस किराए पर मकान देना, बिल्डिंग देना नहीं है, हमारा बिजनेस तो मेडिकल स्टोर का है, वो तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट थी, उसे दे दिया। हमने किसी को लोन दे दिया, वहाँ से ब्याज मिल रहा है, हमारा काम ये नहीं है। अगर हम बैंक हैं तो फिर तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैंक का काम यही है। लेकिन आपका ये काम नहीं है, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए दे दिया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, और यही होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वगैरह लेना देना, ये अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है मतलब बैंक है तो उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। प्रॉफिट, बच्चों प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मान लिया आपका मेडिकल स्टोर की शॉप है, तो वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। carried out by enterprise to earn profit, for example earned from the sale of goods or services. Profit is further divided into gross profit and net profit. बच्चों ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कायदे से मैंने इसे केवल इसलिए अभी डाला है, आपको पता चल जाए कि ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नाम की चीज़ कुछ होती है, अदरवाइज ये अच्छे से तो बाद में ही समझ में आएगा। ये मानो कि कुछ ज़रूरी खर्चे माल से रिलेटेड, बनाने और खरीदने से रिलेटेड ही हैं, केवल उन्हीं खर्चों को लिखें जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बाद में सारे खर्चे लिख लेते हैं और प्रॉफिट आता है, उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में केवल सेल्स और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखते हैं यहाँ, और जो सर्विसेज के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है मतलब माल को खरीदने वगैरह से रिलेटेड। और नेट प्रॉफिट होता है जिसमें सारे खर्चे लेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो माल से रिलेटेड नहीं होते, बनाने से वैसे और अलग खर्चे होते हैं, वो भी हम सब यहाँ लिख देते हैं। इनकम, बच्चों इनकम है प्रॉफिट जो हमने कमाया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इट इज़ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में केवल बिजनेस की ही आइटम आती है। मेडिकल स्टोर में केवल दवाई बेचने से जो पैसा आया, केवल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करते हैं वहाँ पर। इनकम के लिए रिवेन्यू यूज करते हैं, रिवेन्यू बड़ा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जैसे रेंट मिला, तो रेंट मिला तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन रिवेन्यू में आएगा, है ना। तो इनकम बड़ी टर्म है प्रॉफिट से, यहाँ पर सारी इनकम आ जाएंगे, सारे खर्चे आ जाएंगे। जैसे माल हमने 15,000 वाला 21,000 में बेचा, तो यहाँ 6,000 रुपये का हमारा क्या है प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें और कोई इनकम होती तो वो भी ऐड हो जाती, इनकम बढ़ जाती। गेन, गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, मतलब ओनर के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है फ्रॉम डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर नेचर। जैसे कोई हमारा बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है, कोई वैसे ही अलग से स्पेशल इनकम हो गई, तो उसे गेन कहते हैं। जैसे आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या है, रोजाना तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो वो क्या होगा, गेन होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, गेन होगा, उसे हम प्रॉफिट या इनकम नहीं बोलेंगे। इनकम में तो गेन और प्रॉफिट दोनों आ जाएंगे। इनकम का मतलब ब्रॉडर सेंस, प्रॉफिट और गेन दोनों मिलाकर आ जाएंगे। गेन में केवल इरेगुलर इनकम आएगी, और जो हमारा प्रॉफिट है उसमें रेगुलर इनकम आएगी। Stating differently, it is a profit that arises from transactions which are not operating activities, business, but an incidental to that. मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, एक होती है बिजनेस एक्टिविटी जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं, और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे
रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इससे जो रेवेन्यू आता है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, और इससे जो आता है रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, और यहाँ जो प्रॉफिट होता है उसे गेन बोलते हैं, और इन दोनों प्रॉफिट और गेन को मिलाकर जो आता है उसे हम इनकम बोलते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि प्रॉफिट और गेन को मिला दिया जाए तो वो हमारा इनकम हो जाता है। लॉस, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रिवेन्यू। रिवेन्यू में से माइनस कर दें। अच्छा एक बात और, इन दोनों को मिला दिया जाए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशन, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो रिवेन्यू आता है, प्रॉफिट और गेन को ऐड कर दिया जाए तो इनकम आ जाता है। लॉस, लॉस है कि रिवेन्यू मतलब सारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब मिला दिया जाए, इनकम के अपोजिट हो गया। इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, ओनर का पैसा कम कर देता है ये। इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म एंड इंक्लूड्स लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कहने का मतलब है कि अपोजिट ऑफ इनकम इज लॉस। चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो सब भी हम लिख लेते हैं। डिस्काउंट, बच्चों डिस्काउंट तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं और कम पैसा देते हैं और वो मान जाता है सेलर, तो उसे डिस्काउंट बोल देते हैं। तो ये अलाउंसेस रिबेट ऐसी होती है जो सेलर बायर को देता है। दो टाइप से होता है ये। ट्रेड डिस्काउंट, when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on a list or catalog price of the goods, it is called trade discount. It is not recorded in the books of account as it is deducted in invoice or cash memo itself from the gross value of goods. बच्चों इसे ऐसा समझो, आप मॉल में गए, मॉल में लिखा है एंड ऑफ सीजन सेल 80% ऑफ, आप कुछ भी खरीदिए उस पर 80% ऑफ मिलेगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। जो सबको डिस्काउंट दे रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, आप खरीदिए तो आपको मिले। मान लीजिए कंडीशन ये हो सकती है कि 10,000 से ऊपर का खरीदा 20, 30, 40% मिलेगा, वो कंडीशन, लेकिन वो सबके लिए है कि सबको एक बराबर हम कर रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और उन्होंने 40% ऑफ कर दिया, तो माल कितने का मिला आपको, 6,000 का। तो हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो 6,000 ही लिखेंगे, 4,000 की बात ही नहीं करेंगे, 10,000 की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये माल हमारा 6,000 का ही है, तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बच्चों एक होती है कैश डिस्काउंट। जैसे आपने माल बेच दिया और उनसे कहा कि अगर आप हमें आज पैसा दे दोगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, आप क्योंकि अभी पैसा दे रहे हो, या एक टाइम से पहले पेमेंट करने पे आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो कैश डिस्काउंट होता है। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए। जैसे 2%, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो 2% है ये क्या है, कैश डिस्काउंट। rebate, it is reduction in price allowed by seller of goods after the goods have been sold. Stated differently, rebate is offered and allowed on sales completed in the past. It is allowed for the reason other than for which trade discount is allowed. For example, discount allowed because of poor quality of goods. मतलब जब आप माल बेचने के लिए जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट।
जो पैसा लेने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और जो किसी और रीज़न से बाद में ज़्यादातर ये होता है कि कोई और अलग से प्रॉब्लम है या और कोई कंडीशन है और उस पर कोई डिस्काउंट है तो उसे हम रिबेट बोलते हैं। रिबेट का एक और यूज़ होता है, सेंस होता है। सपोज हमने बोला कैश डिस्काउंट में, तो हमने बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करने पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन रिबेट जनरली आपके यहाँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उसमें लिखा है कि इसकी ड्यू डेट है 31 मार्च, लेकिन अगर आप 31 मार्च से पहले या 25 मार्च से पहले पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ रिबेट मिलेगी, कुछ छूट मिलेगी। तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने पर जो छूट मिलती है उसे भी रिबेट बोलते हैं। बच्चों पहले इतना झेलिए, इतना समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के काम करूंगा। इसमें 49 पॉइंट्स है तो मैं कोशिश देख रहा हूँ शायद इसको 3 वीडियो में मैं कवर करूंगा। अभी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझिए और इन केस कोई भी डाउट है, टेंशन है तो मुझे बताइए। चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि मैं आपको 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा इस सब कुछ को। आपके लिए सब कुछ नया है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आना लाजमी है कि आपको लगेगा कि यार ये क्या है, लेकिन आपको हंसी आएगी अगर आप 3-4 महीने के बाद इसको देखेंगे। आप कहेंगे कि इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है, ये तो हमें पता है, ये तो सब कुछ आता है हमें। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीजें 2-3 महीने के बाद आपको, वाकई में मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये इसमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, सर ने पढ़ाया क्यों, जो अभी आपको लगेगा कि ये क्या बवाल है, क्या क्या बता दिया सर ने। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट मतलब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई खर्चा करते हैं, उसमें जो पैसा है, सपोज आपने एक कार खरीदी 5 लाख रुपए की तो आपकी कॉस्ट 5 लाख है। तो सिंपल, जो आप कुछ पैसा देते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, कोई आपकी जेब से जो पैसा जाता है या कोई एसेट वगैरह जाती है तो वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। तो कॉस्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल। किसी एक स्पेसिफिक आइटम के लिए, चीज के लिए जितना आपने खर्चा किया है, जितना आपने पेमेंट करा है। आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, कोई काम करने के लिए खर्चा किया है तो भी, सपोज आप घूमने के लिए गए, वहां पर 50,000 रुपए खर्च हो गए तो आपकी कॉस्ट 50,000 है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। तो जो आपने दिया है किसी सर्विस को लेने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए, वो हमारी कॉस्ट है। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी, जो हमने दिया है वो कैश हो सकता है, और मनी इज इक्वलेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, या उसके अलावा कुछ और चीज हो सकती है जिसे आप मनी में, आप उसको मनी में मेजर करके एक्सप्रेस करें। सपोज आपने कुछ सामान खरीदा और 1 बोरी गेहूं दे दिया आपने, बार्टर एग्रीमेंट बोलते हैं। गेहूं दिया, आप किसान हैं गांव में, आपके पास केवल गेहूं है, आपने गेहूं देकर सामान लिया। जो सामान लिया वो 5,000 रुपए का है, या ये कह सकते हैं जो गेहूं की वैल्यू है जो आपने दी है वो 5,000 की, तो कॉस्ट 5,000 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस। अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन खरीदने के लिए जो आपने पैसा दिया वो परचेज प्राइस, फ्रेट भाड़ा, मशीन जहाँ से खरीदी वहाँ से आपके पास आने तक का रास्ते का जो भाड़ा लगा है, जो खर्चा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ है, ट्रक से मशीनरी आई तो ट्रक लोडिंग अनलोडिंग ये सब कुछ, एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, उसे इंस्टॉल कराने के लिए 10,000 रुपये खर्च किए, वो भी हमारी मशीनरी की कॉस्ट में आएगा। Further, the expenditure incurred may be actual और notional। जो हमारा खर्चा है वो एक्चुअल जेब से जा सकता है या नोशनल हो सकता है। नोशनल का मतलब आपकी जेब से खर्चा हुआ तो नहीं, लेकिन एक्चुअल में हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह जॉब करते हैं और वहां पर रोजाना आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, एक दिन के आपको 1,000 रुपये लगते हैं। आज आपको किसी अपने जरूरी काम से कुछ काम करना था आपको, उसके लिए आपने जॉब से छुट्टी ली और वो काम किया। जो काम किया वहां 50,000 रुपये खर्च हुए। कितने? 50,000, 50,000।
लेकिन उसकी कॉस्ट 51,000 है। क्यों? 50,000 तो जेब से खर्च हुए, और 1,000 रुपए जो आपको सैलरी मिलनी थी आज की वो भी नहीं मिल पाई, तो वो भी तो आपका खर्चा हो गया। तो नोशनल कॉस्ट वो है जो आपका खर्चा नुकसान हो गया, जेब से चाहे पैसा गया या नहीं, लेकिन पैसा आ रहा था वो नहीं आया, तो वो भी हमारी नोशनल कॉस्ट है। एक और एग्जांपल देकर बताता हूं। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपसे 1,00,000 रुपए उधार ले लिए, तो आपके पास 1,00,000 रुपए रखे थे, आपने दे दिए, तो आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर उस 1,00,000 को बैंक में जमा करते, वहां से ब्याज मिलता, इसे 1,00,000 को कहीं और डिपॉजिट कराते, वहां से इनकम होती। तो जो इनकम होनी थी लेकिन नहीं हुई, ये आपकी नोशनल कॉस्ट है। नोशनल कॉस्ट मतलब या तो कोई पैसा आना था नहीं आया, या कुछ खर्चा होना था वो ज्यादा हो गया, तो आपका नुकसान हो गया, तो वो नोशनल कॉस्ट में आ जाएगा। द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज द एक्चुअल एक्सपेंस। आपने कुछ माल खरीदा तो उसके लिए जो खर्चा किया वो तो एक्चुअल एक्सपेंस है। वेयर एज नोशनल एक्सपेंडिचर इज वन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। जेब से पैसा आप ऐसे दे नहीं रहे। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन होता है बच्चों किसी असेट की वैल्यू का कम होना। आपने क्या करा, आपने सोचा आप हरिद्वार घूमकर आते हैं, और हरिद्वार घूमने आने के लिए आपने क्या करा, अपनी गाड़ी में 2,000 रुपए का पेट्रोल या डीजल डलवाया। अब आप सोचे कि आने जाने का खर्चा केवल 2,000 है, क्योंकि आपकी जेब से 2,000 रुपए निकले हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से आ जा रहे हैं तो उसके टायर भी घिस रहे हैं, गाड़ी भी पुरानी हो रही है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है चलाने की वजह से, जिसे हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर टाइम। तो हम उसको भी तो देखें, ये क्या है? नोशनल कॉस्ट। और वही बात है कि आप अपने ऑफिस की छुट्टी करके जा रहे हैं तो 1,000 रुपए आपको नहीं मिल रहे हैं, ये भी कॉस्ट में आएगा, हरिद्वार की कॉस्ट में, ये भी तो खर्चा हो गया, जो पैसा आना था नहीं आया। नोशनल एक्सपेंडिचर इज कॉन्सेप्चुअल एंड डीम्ड टू हैव बीन इंकर्ड, जैसे रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री। क्या होता है, हम कुछ माल बना रहे हैं, अब माल बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, फैक्ट्री हमारी बिल्डिंग अपनी है, अगर हम चाहते तो इस बिल्डिंग को 60,000 पर मंथ में रेंट पर दे सकते थे। 60,000 पर मंथ, रोज का 2,000 रुपए का किराया हमारे पास आ सकता था, लेकिन वो अब नहीं आ रहा है क्योंकि हम खुद काम कर रहे हैं। तो जो आज एक दिन में हम माल बनाएंगे उसके खर्च में 2,000 रुपए का रेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 का रेंट आ सकता था लेकिन नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, हमारा अपना पैसा जो लगा है उस पर ब्याज का नुकसान हो रहा है, वो हम खर्चे में जोड़ सकते हैं। तो नोशनल कॉस्ट का मतलब जो पैसा हमारा और कहीं से अर्निंग हो सकती थी लेकिन नहीं हो रही है। ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? बच्चों माल आपकी, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में आप दवाई बेचते हैं, तो जो दवाई खरीदी वो आपके लिए माल है, गुड्स है। और जो माल बचा हुआ है, जैसे ईयर एंड हुआ या आज आप रात को दुकान बंद करके जा रहे हैं, दुकान में 10,00,000 रुपए की दवाई है, तो वो क्या है? वो स्टॉक है, माल, रखा हुआ माल जो बिका नहीं है, बेचने के लिए रखा है, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक इन्वेंट्री इज ए टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट का मतलब है, टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल कहते हैं, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक इन्वेंट्री एक ऐसी टेंजिबल एसेट है जो एंटरप्राइज मतलब बिजनेस के पास है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बेचने के लिए रखा हुआ है। तो वो क्या है? हमारी टेंजिबल असेट, रखा हुआ है माल, इसीलिए उसे स्टॉक बोलते हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल, या फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे माल बेचने के लिए, बनाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। हम ऐसे माल को बना रहे हैं जिसके लिए ये रॉ मटेरियल, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, एक पहले बताया था, सपोज बीकानेर वाला है, मिठाई बनाता है, उसके बाद चीनी आटा रखा है, तो वो भी स्टॉक है, क्योंकि वो माल मिठाई बनाने में इस्तेमाल होगा।
ये ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। जैसे आज सुबह आप आए दुकान पर तो ओपनिंग स्टॉक है, रात को जा रहे हो जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग है। तो जो रात को जा रहे हो वो क्लोजिंग है, अगले दिन वही ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है जो साल के शुरू में है, ठीक है, या पिछले साल के आखिरी में। जैसे हमारा जो ईयर है ना, जनरली 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। कुछ कुछ लोगों का ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। इसे हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी तो फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा चलता है, लेकिन फ्यूचर में मे बी पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में काफ़ी जगह कैलेंडर ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टर्म्स हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। एक होती है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर कुछ और भी हो सकता है। सपोज 1 जुलाई टू 30 जून हो सकता है, 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे जो टर्म्स यूज होते हैं वो ये होते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम मानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन में हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे देखकर अंदाजा लगाना होता है कि कहीं कैलेंडर ईयर तो नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लिखा है इन द ईयर ऑफ 2023, बस, तो ये कैलेंडर ईयर है। अगर लिखा है 2023-24 तो ये फाइनेंशियल ईयर होगा, क्योंकि 2 सालों में कैलेंडर ईयर के 2 साल कवर होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक इसमें यूज होता है फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर फाइनेंशियल ईयर तो ऐसा लिखा जाएगा, कैलेंडर ईयर है तो ऐसा लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को देखकर भी हमें समझना पड़ता है। तो ईयर एंड में हम अकाउंटिंग जो करते हैं 1 साल के लिए करते हैं, फिर अगले साल के लिए नई अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन रिलेटेड होती है पिछले साल से। तो यहाँ लिखा है कि ईयर एंड में, मान लिया 31 मार्च को जो ईयर एंड में था स्टॉक वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और इस साल जो 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में होगा वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड में हमारे पास है उसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं बच्चों, जो माल बनाता है। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गुड्स। 4 तरीके के माल हमारा हो सकता है। एक है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे किसान जो है वो आलू उगाने के लिए बीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो रॉ मटेरियल है उसके लिए बीज। अब आलू उसके लिए फिनिश गुड्स है। जब वो आलू आगे बिकेंगे और चिप्स बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो वो आलू जो किसान के लिए फिनिश्ड था वो आपके लिए रॉ मटेरियल है, और जो चिप्स बन जाएंगे तो वो आपके लिए फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो जो माल जिससे आप अपना आगे माल बनाते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। जैसे टमाटर का इस्तेमाल करके आप टोमेटो सॉस बना रहे हैं, तो टोमेटो इज रॉ मटेरियल फॉर टोमेटो सॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिठाई की दुकान पर दूध, चीनी, मैदा, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ रॉ मटेरियल है। फर्नीचर शॉप के लिए लकड़ी, अगर लकड़ी का वुड का इस्तेमाल हो करके फर्नीचर बना रहा है, लोहे का इस्तेमाल करके फर्नीचर बना रहा है, ये सब रॉ मटेरियल है। आपकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, आप काम है, आप शर्ट पैंट बनाते हैं, तो जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। जो माल हमारे पास माल आगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए खरीदा लेकिन अभी तक रखा हुआ बचा है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ कॉटन इन क्लॉथ मिल इन द इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जो कॉटन है वो कपड़े के, हमें कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाना है, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए कॉटन हमारे पास रखी है, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल।
आप गन्ने का रस निकाल कर बेचते हैं, तो जो गन्ना रखा है वो रॉ मटेरियल है। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। आपने देखा होगा कभी कभी शॉप पर रोड पर जाए तो रोड पर लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मेट्रो का काम हो रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहां पर लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कार्य प्रगति पर है। इसका मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बनना शुरू हो गया। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनना तो शुरू हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इट इज ऑल्सो टर्म्स एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। पार्टली फिनिश मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, अभी पूरा नहीं बना है। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, अभी इस पे और काम होना है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लगा है वो लेते हैं हम, लेबर ने काम किया वो भी लेते हैं, इसके अलावा और जो भी खर्चे हैं वो सब ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कपड़ा बनना शुरू हो गया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वो है जो रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से हमने कंप्लीट कर लिया है, माल बन गया लेकिन बिका नहीं है, तो बिकने के लिए तैयार है, बिकने के लिए माल रखा हुआ है, तो वो क्या है, फिनिश्ड गुड्स। इन केस ऑफ क्लोथ मिल, तो जो कपड़ा रखा हुआ है वो फिनिश गुड्स है। जो मिठाई की दुकान पे मिठाई रखी है वो फिनिश गुड्स है। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो माल हम बना बनाया खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। क्या मतलब, आपको समझाते हैं अच्छे से। आपकी कन्फेक्शनर शॉप है, आपकी दुकान पर नमकीन रखी है, आपकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक रखी है, बिस्किट है, ब्रेड है, तो ये चॉकलेट रखी है, ये सारी चीजें आप खुद तो बना नहीं रहे हैं, ये तो बनी बनाई खरीदी और आगे बेचेंगे। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग करना। क्या करना, ट्रेडिंग करना, माल खरीद कर बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो जो माल खरीद कर बेच रहे हो वैसे ही ये सब क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। मेडिकल स्टोर की शॉप है, दवाई खरीदी बेची, दवाई खरीदी बेची, स्टॉक इन ट्रेड। ये रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल तो वो है जिससे हम दवाई बनाएंगे, जो दवाई बनाने वाली फैक्ट्री है। फिनिश गुड्स वो है जो दवाई बनाने वाली फैक्ट्री ने दवाई खुद बनाई है, उसके लिए फिनिश गुड्स है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस में सामान बना बनाया खरीद कर बेचेंगे उसे क्या है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। सपोज बच्चों, ये मेरा मोबाइल है और मोबाइल मेरी शॉप है, उस शॉप पर मैं क्या करता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। ठीक है, तो जो मोबाइल खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल खुद तो बना नहीं रहा, ये तो बना बनाया माल मोबाइल खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो ये क्या है मेरे लिए, स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं स्टोर्स की। The term stores is used to denote material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for the resale। हम जिसे कंज्यूम करने के लिए रख रहे हैं और बेचने के लिए नहीं रख रहे हैं। ठीक है, या कंजम्पशन होगा भी तो वो एज इट इज बेचने वाली चीज में ऐसे यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल आर लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकिंग मटेरियल। जैसे मशीन है हमारे यहाँ, मशीन के अंदर एक पार्ट है, वो पार्ट अगर चलते चलते मशीन खराब हो गई तो पार्ट हमें बाजार से लाना पड़ेगा, उस समय बाजार से नहीं मिला तो हम बैठे रह जाएंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, रुकेगी। रात को सपोज हमारी लेट नाइट शिफ्ट चलती है, रात को 2 बजे मशीन का एक स्प्रिंग टूट गया, स्प्रिंग 2 रुपए का आता है, लेकिन रात को 2 बजे मार्केट बंद है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आइटम भी रखते हैं, पेन पेंसिल भी रखते हैं, मशीनरी के अंदर जो ग्रीस लग रही है, ऑयल लग रहा है, वो भी डीजल चलेगा, डीजल लगेगा जनरेटर के लिए, वो रखा है। ये सब स्टोर्स है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बच्चों जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट। ठीक है, जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट, तो वो कैसे निकलेगी बच्चों। जो माल, सपोज हमने 500 किलो माल खरीदा 50,000 रुपए का, ठीक है,
और हमने 200 किलो बेचा 25,000 का। अब क्या आप ये कह सकते हो कि जो माल बेचा है इसकी कॉस्ट 50,000 है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? माल बेचा तो 200 किलो है, खरीदा 500 किलो। तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो तो 200 किलो की आएगी ना। तो हम क्या करेंगे, ये परचेजेस है, माल खरीदा, इसमें से जो माल बच गया क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 300 किलो, वो माइनस कर देंगे 30,000 का। तो जो 200 किलो की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी 20,000 रुपये की आएगी। ऐसे ही अगर कोई ओपनिंग स्टॉक था और वो हमने इस्तेमाल में ले लिया तो वो प्लस हो जाएगा। इसलिए लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन जो पहले का रखा था वो भी यूज़ कर लिया, जो खरीदा वो यूज़ कर लिया, लेकिन जो बच गया वो यूज़ नहीं करा। इसके अलावा और कोई खर्चे हुए माल के अलावा, माल को खरीदने के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के, लेबर के, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं माल को बनाने और खरीदने से रिलेटेड, वो भी ऐड हो जाएंगे। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, सेल में से प्रॉफिट लेस कर दें तो बाकी कॉस्ट आ जाएगी। सेल में से प्रॉफिट लेस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी। तो सेल में से या तो प्रॉफिट लेस कर दो या ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ। ये 2-3 महीने के बाद आप कहोगे सर ये तो इतना इजी है, ये क्यों पढ़ा है आपने? अभी आपको मुश्किल लग रहा है तो घबराइए मत। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में असेट का क्या मतलब होता है उसे लेकर। बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारा सिलसिला जो चल रहा था। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपको अब काफ़ी नॉलेज हो गई होगी अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में। आज हम और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि बाकी बची हुई जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो कैसी हैं। मे बी हमारी 2 वीडियो और लगे इस टॉपिक को कंप्लीट कराने में। असेट्स, असेट मीन्स संपत्ति, प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, कार है, मोटरसाइकिल है, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब क्या है? हमारी प्रॉपर्टी, असेट। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओन बाय एन एंटिटी, बिजनेस की है या एंटरप्राइज बिजनेस की है। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, इनकी वजह से हम कमाई करते हैं। इन अदर वर्ड्स, anything which will enable enable the firm to get economic benefit in the future is an asset। जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फायदा होगा, वो सब असेट है। एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। अब लैंड मतलब जमीन है, उससे हम कमाई करते हैं, खेती करते हैं, किराए पर देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है। मशीनरी यूज़ करते हैं, सामान बनाते हैं। फर्नीचर, बिना फर्नीचर के हम अपने बिजनेस में सेल नहीं कर सकते। आपके पास कोई कस्टमर आया, उसे ज़मीन पे थोड़ी ना बिठाएंगे आप, तो इससे भी हमारी सेल बढ़ती है। स्टॉक, माल बेचने से आपकी सेल आती है। डेटर्स, जिनको उधार माल बेचा जाता है, जिन लोगों को उधार माल बेचा जाता है उसे डेटर बोलते हैं। इसमें बी साइलेंट होता है, डेप्टर नहीं बोलना, डेप्टर नहीं, डेटर। कैश, बैंक बैलेंस, जो हमारे पास कैश है रखा हुआ और बैंक में जो पैसा है। ट्रेडमार्क, बच्चों ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे हमारा कोई साइन होता है, जैसे नाइक जूते पे साइन है हमारा, राइट का साइन होता है एक, है ना। मारुति का अपना लोगो होता है, टाटा का अपना लोगो है, एलजी का अपना लोगो है। हर कंपनी का एक लोगो होता है, वो ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क हो जाता है। कॉपीराइट, जैसे हमने कोई बुक बनाई तो उसको कोई कॉपी ना कर पाए, कोई टेक्नोलॉजी है उसे कोई कॉपी ना कर पाए, वीडियो बनाई तो उसकी कोई कॉपी ना कर पाए, है ना, तो वो कॉपीराइट हो जाता है। ये भी हमारी एसेट है। और गुडविल, गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग पावर तो होती है, जिसकी वजह से हम, हमारा नाम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, हम कितने मार्केट में फेमस है, वो सब गुडविल होता है।
तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, हम महंगा सामान भी बेच सकते हैं। रीज़न बहुत सारे होते हैं गुडविल के। तो असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, राइट है हमारा, विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, या तो ओनर का है या फिर बिजनेस का है। असेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन बाय इंडिविजुअल और कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, जिसकी वैल्यूएशन की जा सके उसे हम असेट बोलते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि एसेट वो है जो कैश है या जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनसे हम फ़ायदा उठाएंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा रिवेन्यू मतलब इनकम बढ़ेगी। एसेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे पहले कौन सी एसेट देखते हैं? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट which are held by an entity not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operation। जिनको हमने बेचने के लिए नहीं रखा, लंबे समय के लिए रखा है, या तो उसे इस्तेमाल करेंगे या उसको लंबे समय तक रखेंगे क्योंकि इससे कमाई हो रही है, या उसे फ्यूचर में रखकर बेचेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्डिंग हमारे पास है क्योंकि उसका इस्तेमाल हम बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी नॉन करंट एसेट हो जाएगी। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाया है, किसी को लोन दिया है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इससे हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा लंबे समय तक, इसे हम बेचने वाले अभी नहीं है, तो भी ये क्या है? नॉन करंट एसेट। इन अदर वर्ड्स दोज असेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर रखी है उन्हें हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट एसेट। तो बच्चों फिक्स्ड असेट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फिक्स्ड असेट क्या होता है? फिक्स्ड असेट आर दोज नॉन करंट असेट which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity। बच्चों फिक्स्ड एसेट हमारे पास ये इसलिए है ताकि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो सके। जैसे हमारे पास फर्नीचर रखा है तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट है लंबे समय के लिए, और हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है क्योंकि जितनी ज़्यादा फर्नीचर होगा उतने हमारे पास कस्टमर आएंगे, बिना फर्नीचर के हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। बिल्डिंग के साथ भी यही है, मशीनरी के साथ भी यही है। तो ये सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी अगर, तो ये क्या हो जाएंगी? नॉन करंट असेट, जो हमारे पास रीसेल करने के लिए नहीं है, और ये हमारी नॉन करंट असेट है, लंबे समय के लिए है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड असेट मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। Tangible assets are those which have physical existence. They can be seen and traced. Example: land, building, machinery, computer, furniture. Intangible asset वो हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल है पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस में है, लंबे समय के लिए हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, हम उसे छू नहीं सकते। तो जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट, और जो एसेट हमारी नॉन करंट है वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नॉन करंट के अपोजिट करंट एसेट। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी वो सारी की सारी एसेट करंट एसेट होती है। शॉर्ट पीरियड का मतलब 1 साल है। फॉर एग्जाम्पल हमने माल खरीदा, ठीक है, डेटर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू, हमने उधार सामान माल खरीद कर उधार बेच दिया। जब हमने उधार माल बेचा तो जिस इंसान को उधार माल बेचा उसे डेटर बोलते हैं। डेटर
उधार माल बेचा, डेटर, ठीक है, देनदार है हमारा, ठीक है, तो हमें उससे पैसा मिलेगा, तो ये हमारे 1 साल के अंदर अंदर 1-2 महीने में मिल जाएगा, तो ये क्या है, हमारी करंट असेट। ऐसे ही बिल रिसीवेबल होता है, आपको अभी ये रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, तो मैं वहाँ डिटेल में आपको समझा दूंगा। नाउ फिक्टिशियस असेट, एक ऐसी असेट जो असल में असेट ही नहीं है, ये खर्चे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, अभी तक जिंदा है। तो फिक्टिशियस असेट आर दोज असेट विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, they are losses but not written off in the year in which they were incurred, but it is more than related to more than one accounting year। बच्चों कोई खर्चा हो गया, कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को हमें हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हर साल क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 साल का एक अकाउंट होता है, उसमें सारे खर्चे सारी इनकम डाल दें। तो ये क्या रखा है कि हम इस फिक्टिशियस एसेट को पूरी के पूरे खर्चे को इस साल के पीएनएल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कई सालों को बिलोंग करता है, तो इसे धीरे धीरे डालेंगे। तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है, फिक्टिशियस एसेट वो है जो असल में लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, लेकिन अभी तक सेट ऑफ नहीं किए गए हैं। बच्चों लाइव स्टॉक जैसे हमारा दूध बेचने का काम है, तो गाय, भैंस, बफेलो, काउस, ये सब कुछ क्या है, लाइव स्टॉक। हमारा शादी ब्याह में घुड़चढ़ी के समय जो दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, तो बग्गी घोड़ी का काम है हमारा। तो ये सब लाइव स्टॉक है हमारे लिए, जो जानवर हमारे पास होते हैं उन्हें लाइव स्टॉक बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, जब हम कहीं और पैसा लगाते हैं बिजनेस के बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर रनिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल। अब ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है इंटरेस्ट, और ये क्या है रेंटल। डिविडेंड का मतलब तो ये होता है बच्चों, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जो शेयर खरीदने में कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को बांटती है, तो वो हिस्सा मिलता है एज ए शेयर होल्डर, डिविडेंड। इंटरेस्ट, अगर आप लोन देंगे, डिवेंचर देंगे, तो लोन आ जाएगा, लोन पर इंटरेस्ट और डिवेंचर पर इंटरेस्ट। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट, तो ये हमने जो रखी हुई है, या तो कैपिटल वैल्यू बढ़ जाए इसकी, या फिर क्या हो जाए, कोई और बेनिफिट मिले हमें। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट टर्म से इन्वेस्टमेंट, क्यों, इसकी डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट्स। स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, साफ सीधी बात बता दी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी स्टॉक इन ट्रेड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से हमारी, असल में डेप्रिसिएशन से नहीं, हमारी एसेट की वैल्यू आपको पता है कम होती चली जाती है जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, तो जो वैल्यू कम हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आपने एक कार खरीदी, ठीक है, 1 साल के बाद कार जितने की खरीदी थी उतने की बिकेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो वैल्यू कम हो गई, उस कम होने वाली वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, फिक्स्ड असेट ड्यू टू time, usage, etc. Depreciation is a fall in the value of asset because of uses or with the effects of time or obsolescence or accident। या तो आप उसे यूज कर रहे हैं इसलिए वो पुरानी या बेकार हो गई, डेप्रिसिएशन लगेगा, टाइम बीतने के बाद लगेगा ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन ईच अकाउंटिंग ईयर। तो ये हम हर ईयर में डेप्रिसिएशन लिखते रहते हैं। तो बच्चों ये हमने एसेट से रिलेटेड देखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइबिलिटीज क्या होता है बच्चों, हमने किसी को कुछ पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। किसी को भी जो पैसा हमने देना
वो लाइबिलिटी है, या किसी का कोई काम करना है वो भी लाइबिलिटी है। जैसे मैंने आपसे एडवांस ले लिया और मैंने आपका काम करना, तो वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मीन अमाउंट और मतलब पेबल बाय द बिजनेस, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स। अगर हम है ना अकाउंटिंग करते हुए बिजनेस को अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जब बिजनेस शुरू होता है ओनर पैसा लगाता है, तो बिजनेस हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से सोच कर करते हैं, ओनर के हिसाब से नहीं। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर आप ओनर के हिसाब से सोचोगे तो ओनर से के पास से पैसा जा रहा है क्योंकि वो खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है बिजनेस में। लेकिन अगर आप बिजनेस के हिसाब से सोचोगे, पैसा आ रहा है, और पैसा कहाँ से आ रहा है, ओनर से आ रहा है, तो ये भी तो लाइबिलिटी है, उसे पैसा वापस भी तो करना है। तो उसके लिए लिखा है लाइबिलिटी टुवर्ड द ओनर। जो ओनर को पैसा वापस करना है उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, और जो आउटसाइडर को देना है उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। जो घर वालों को मतलब ओनर को देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। अगर उसने और बाहर वालों को जो देना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी आती है क्योंकि हम उधार लेते हैं, किसी से कोई सामान खरीदते हैं, किसी से कोई एडवांस या लोन लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रेडिटर। क्रेडिटर उन लोगों को बोलते हैं जिनसे उधार सामान खरीदा है। डेटर उन लोगों को बोलते हैं जिनको उधार सामान बेचा है। क्रेडिटर उन लोगों को बोलते हैं जिनसे उधार सामान खरीदा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चों बैंक में पैसा जमा कराओ उसे बैंक बैलेंस बोलते हैं। बैंक एक फैसिलिटी दे देता है हमें ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह एज ए सिक्योरिटी रख दिया जाता है कि हमने अगर उनसे जो पैसा लिया है उसे अगर वापस नहीं कर पाए तो सिक्योरिटी वाली सिक्योर्ड एसेट को बेच देंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम हमें पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लिए जरूरत है। सपोज आज मंडे है और आपको एकदम अचानक से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, कल आ जाएंगे आपके पास पैसे। अब आप क्या करेंगे, किससे उधार मांगेंगे? अगर आप लोगों से उधार मांगेंगे वो ब्याज भी लेंगे, और आपसे अगर बिना ब्याज के यारी दोस्ती में मांगेंगे तो यारी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं, वो एक लिमिट बना देते हैं। सपोज उन्होंने बना दी 10 लाख। इसका मतलब यह है कि आप 10 लाख रुपए तक का पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं बैंक से। सपोज आपको 5 लाख की जरूरत है, आपने 5 लाख रुपए निकाल लिए। अब क्या होगा, आपके पास कल को पैसे आएंगे तो कल आप जमा करा देंगे, केवल एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अदरवाइज लोन लो तो 2 साल 5 साल के लिए लोन मिलता है, वापस भी नहीं कर सकते, बहुत झंझट होते हैं। ये तो रोज की रोज पैसा निकालो जमा कराओ, निकालो जमा कराओ, कोई टेंशन नहीं है। आपको 10,000 चाहिए, 10,000 निकाल लो, 2,000 जमा कर दो तो 8,000 पे ब्याज लगेगा। तो ये बहुत फैसिलिटी होती है, बहुत फायदा होता है। तो पैसा तो देना है ना लेकिन बैंक को, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लोन लिया है तो वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। और कोई पैसा देना है वो सब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी भी 2 टाइप की है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट जो 1 साल के बाद देनी है, करंट जो 1 साल के अंदर अंदर देनी। ठीक है, कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया या आपका एज ए बिजनेस ओनर को जो पैसा वापस देना, क्योंकि उसने पैसा लगाया था, प्रॉफिट कमाया, वो भी उसी का ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल है जो पैसा इन्वेस्ट किया प्रोप्राइटर ने बिजनेस में, या पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने पैसा लगाया, वो भी हमारा कैपिटल है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट,
या तो कैश लगा सकते हैं या कोई और चीज भी लगा सकते हैं। इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, चाहे वो प्रोप्राइटर मतलब इकलौता है या पार्टनर है, विच इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस। ये कैपिटल और बढ़ जाएगी अगर वो और पैसा लगाएंगे, और अगर पैसा निकालेंगे तो कम हो जाएगी। प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी ओनर का ही है, इसलिए और कैपिटल बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी अगर वो पैसा निकाल लेंगे, जिसे हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। ड्राइंग मतलब बिजनेस में से पैसा निकालना, या लॉस होगा तो भी कम हो जाएगी। कंपनी के केस में इसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा लगाते हैं उसे शेयर होल्डर बोलते हैं कंपनी के केस में। ड्राइंग की बात अभी हमने करी। ड्राइंग का मतलब है वो पैसा जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकालता है। जो पैसा प्रोप्राइटर, पार्टनर, ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो बिजनेस में माल बेचने की वजह से आपको पैसा लेना है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल रिफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर हम माल बेचने का काम करते हैं तो माल बेचा उधार, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस दी है। रेंडर्ड बाय कंपनी और बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मली हम जो काम करते हैं वही काम कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। डेटर, the term debtors represents those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। आपने या तो उधार माल बेचा है या उधार काम करा है, उनके लिए सर्विस दी है और अभी तक उनसे पैसा नहीं मिला है, तो वो डेटर्स हैं। मैंने पहले भी समझाया था, डेटर में बी साइलेंट होता है इसलिए डेटर्स बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते हैं। दे विश स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस, उन्होंने हमें पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का माल मोहन को उधार दिया तो वो हमारा डेटर है, और जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं करता जब तक वो डेटर रहेगा। 50,000 में से 10,000 दे दिए तो वो 40,000 का डेटर है। अगर उसने 10,000 और दे दिए तो 30,000 का डेटर है। बिल रिसीवेबल बच्चों इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो जैसे चेक होता है, चेक देखा होगा आपने, बैंक का एक चेक होता है जो हम एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही सपोज मैंने आपको माल बेचा और आप कह रहे हैं 3 महीने बाद पैसा देंगे आप, तो हम क्या करते हैं क्या ना, लिखित में रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको लिखता हूँ कि मैंने आपको माल बेचा है, और जब भी मैं कहूँगा उस दिन को, जब उस दिन मतलब 3 महीने के बाद आप मेरे को पैसा देंगे या मेरे कहने पे किसी और को पैसा देंगे, ऐसा लिख देता हूँ। मैं साइन कर दूंगा, आप साइन कर देंगे, तो उसे बिल रिसीवेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पैसा देंगे पर्टिकुलर डेट पर तो उसे आप बिल्स पेबल बोलेंगे, वो आगे आ जाएगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज, जो लिखता है, एंड गेट इट बैक आफ्टर इट एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉइंग। जैसे मैंने आपसे पैसा लेना, मैं लिखूंगा मैं ड्रॉर हूँ, आपके पास आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मैं पैसा दे दूंगा 3 महीने बाद, तो आप ड्रॉई होंगे। Thus bill receivable is an accounting term for bills of exchange drawn on debtor। मैंने आपसे पैसा लेना क्योंकि मैंने उधार सामान बेचा था मेरे लिए डेटर है। और receipt by of endorsement from them, the amount specified in such bill is receivable at a future date। इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ऐसे ट्रेड पेबल्स होते हैं जिनको पैसा देना है। क्रेडिटर्स, डेटर्स वो हैं जिनको उधार सामान बेचा था, क्रेडिटर वो हैं जिन्होंने हमें उधार सामान बेचा है या जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है।
The term creditor represents those person or firm from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment not been made to them. हमने या तो उधार सामान खरीदा या उधार काम करा लिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया, तो वो हमारे क्रेडिटर है। जैसे कि 50,000 रुपए का सामान गोविंद से खरीदा तो गोविंद हमारा क्रेडिटर है। ऐसी बिल्स पे बिल BR का रिवर्स, जैसे मैंने आपके ऊपर बिल लिखा था, आपने उसे एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया कि भाई 3 महीने बाद आप मुझे पैसा देंगे, मेरे लिए बिल रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए आप डेटर, आपके लिए मैं क्रेडिटर, याद रखिएगा। सॉल्वेंट, अगर आप किसी से को उधार पैसा जो है वो वापस आराम से कर सकते हैं तो आप सॉल्वेंट है। ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट, जो अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं वो सॉल्वेंट है। और इंसॉल्वेंट वो है जो अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है या लॉसेस होने की वजह से अब वो पैसा नहीं दे सकता है। सपोज आपने किसी से पैसा लेना है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो पैसा जो उसने आपको देना है वो आपके लिए बैड डेट्स है। बैड का मतलब बुरा और डेट का मतलब डेटर। बुरा डेटर जो आपको पैसा नहीं दे रहा, आपका पैसा मार लिया जिसने, आपको नुकसान करा दिया। तो इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरकवरेबल, क्योंकि इरकवरेबल क्योंकि अब पैसा आपको नहीं मिलेगा ये फ्रॉम ए डेटर। इट इज ए बिजनेस लॉस, लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, जब प्रॉफिट लॉस लिखते हैं तो लॉस वाली तरफ इसे लिख देते हैं। एक्सपेंस, बच्चों एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो बच्चों, उम्मीद है अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ गया है। इनकेस आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आपको बताइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मेरे से डाउट क्लियर करा लीजिए, लेकिन कॉल नहीं कर सकते क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। आपको केवल क्या करना है, व्हाट्सएप करना, ठीक है। आपको बार बार देखना पड़ेगा वो कि क्या है, आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो 1-2 बार 3 बार देखनी पड़ेंगी वीडियोस, तो आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बच्चों एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, पैसा बिजनेस में आने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। जैसे आपका एक कस्टमर आपसे 200 किलोमीटर दूर है, उससे 5 लाख रुपए लेने, वो दे नहीं रहा, वो कह रहा मेरे पास आओ ले जाओ, आप उसके पास गए और पैसे लेकर के आए, तो आने जाने में जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है वो क्या है, एक्सपेंस। आपकी फैक्ट्री का, ऑफिस का किराया, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चों को एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस इज ए मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम, जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं, जो भी सामान लग रहा है, माल खरीद रहे हो, लगा रहे हो, वो भी सब एक्सपेंस है। इट इज ए वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका 1 साल की अकाउंटिंग है उस दौरान जो पैसा खर्च हो गया, फ्यूचर में वापस नहीं आएगा, फ्यूचर में वापस नहीं आएगा, खर्चा हो गया, ना ही उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने कार खरीदी, इसमें भी खर्चा हो रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कार खरीदी, पैसा जा रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा, लेकिन खर्चे का बेनिफिट शॉर्टकट होता है, आपके यहाँ शॉर्ट टर्म होता है। आपके यहाँ एम्प्लॉई है, आपने उसको सैलरी दे दी, अब आपने उसको सैलरी दे दी और उसने काम कर दिया 1 महीने का, फिर उसे पैसा चाहिए, तो ये क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि इसका 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाता है आपको। कैश पेमेंट जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट। सैलरी होता है हम अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हैं, हिंदी में वेतन बोलते हैं इसको। वेजेस होता है जो हम अपने
वर्कर को मजदूरी का पैसा देते हैं। रेंट तो आपको पता ही है। डेप्रीशिएशन जो लगता है फिक्स्ड एसेट पर, कार की वैल्यू जो एक साल में कम हो जाएगी, वो डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस होगा, वो खर्चा होगा, हमारा लॉस होगा। हमारा जो पैसा डूब जाएगा, जो हमने उधार माल बेचा और पैसा डूब गया, जो पैसा नहीं मिल रहा, वो हमारा एक्सपेंस है। हमारी इन्वेस्टमेंट है, कोई हमने कहीं बाहर पैसा लगा रखा है, कहीं बिल्डिंग में पैसा लगा रखा है, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, वो एक्सपेंस है। जो माल बेचने के लिए खर्चा किया हमने, वो एक्सपेंस है। बच्चों एक्सपेंस अलग होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं, क्योंकि खर्चा अभी तक दिया नहीं है तो हमारी लायबिलिटी है, फ्यूचर में देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इंकर्ड बट नॉट येट पेड। इंकर्ड मतलब खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया, ऑडिट मतलब अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि अकाउंट की चेकिंग करना ठीक है या नहीं। तो ऑडिट किया और 60,000 रुपये ऑडिट के बने लेकिन अभी तक दिए नहीं, अभी देने हैं, तो ये लाइबिलिटी है 60,000 की देना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। एक्सपेंडिचर कोई भी चीज के लिए, चाहे वो खर्चा करना, चाहे वो असेट के लिए, चाहे गुड्स के लिए, चाहे सर्विसेज के लिए, मतलब जो हम एक्सपेंस कर रहे थे, बोल रहे थे, कायदे से वो रिवेन्यू एक्सपेंस था। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस बोल रहे थे, लेकिन ये एक्सपेंडिचर बड़ी टर्म है, इसके अंदर एक्सपेंस मतलब रिवेन्यू एक्सपेंस के अलावा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, सब कुछ आ जाएगा। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई असेट खरीदना जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लंबे समय तक मिलेगा। ये एक ऐसा खर्चा है जो किसी एसेट को खरीदने या उसे इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे will give benefit of enduring nature to the business. It may incur to acquire asset tangible या intangible, asset को खरीदने के लिए किया जाता है। मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो एक साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जो रिवेन्यू को कमाई करने के लिए होता है। मतलब सिंपल एक्सपेंस बोलें या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलें, एक ही बात है। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंस है जो है तो रिवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब लगेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह बेनिफिट दे रहा है, लेकिन है रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस। एग्जाम्पल है, आपने एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस इतने ज्यादा कर दिए, सपोज एक बोर्ड लगवा दिया, उस बोर्ड की लाइफ 3 साल की है। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस तो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस होता है, उसको बार बार करना पड़ता है, उसका बेनिफिट थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलेगा। तो ये है तो रिवेन्यू नेचर, लेकिन फायदा हमें कैपिटल नेचर वाला पहुंचा रहा है, इसीलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इसीलिए बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। याद है हमने बात कर रही थी, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में असेट्स आती हैं, लाइबिलिटीज आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आता है और इनकम आता है। रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, रिवेन्यू अलग है। रिवेन्यू हमने पढ़ा था, रिवेन्यू मतलब बिजनेस में जो पैसा आता है। अब हमारा जो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस है वो यहां पर आता है, और कैपिटल नेचर एक्सपेंस यहां पर असेट साइड में आता है।
P&L 1 ईयर का होता है, एक साल के अंदर अंदर की रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनकम और पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब P&L में आता है। जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनका एक साल से ज्यादा से रिलेशनशिप होता है, इसलिए बैलेंस शीट में आता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? डेफर का मतलब आगे किसी चीज को टालना। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस किया है 30,000 और उसका बेनिफिट 3 इयर्स तक मिल रहा है, तो P&L तो एक साल का होता है, तो एक साल के P&L में 10,000 ही लिखेंगे आप। 30,000 3 ईयर का एक्सपेंस, तो 1 ईयर का 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो 10,000 ही खर्चे में लिखेंगे, बचा 2,000 वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। डेफर मतलब आगे टालना, अगले सालों के लिए टाल दिया। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है, अगले सालों के लिए टाल दिया, क्योंकि उसका फायदा अगले सालों में भी मिल रहा है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा असेट्स में दिखाई देगा। असेट्स में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसे ज्यादा समझने के लिए। फिलहाल ये समझिए, एसेट के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, इसके लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है, इसका बेनिफिट भी एक साल से ज्यादा, उनका भी एक साल के ज्यादा। तो जस्ट लाइक असेट है, बस एक डिफरेंस है कि एसेट से बेनिफिट हमें मिलता है, इससे भी बेनिफिट मिलता है। एसेट को बेचकर पैसा ले सकते हो, इसको बेचकर पैसे शायद ना मिले। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए बारे में मैं बता रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग किसे कहते हैं? माल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इन ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना फायदा या नुकसान हुआ? It is prepared to show the result of manufacturing, buying and selling goods. If the amount of sale exceeds the amount of purchase and expenses directly connected with such purchases, the difference is gross profit. जो आपने माल बेचा है, उसको बेचने के लिए जो माल खरीदा और उस पर जो खर्चा किया, उन सबको जोड़ दिया जाए। अगर उन खर्चों से भी ज्यादा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी ज्यादा सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ठीक है, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला, वो तो केवल माल को खरीदना बेचना, माल को बनाना, खरीदना, बेचना। लेकिन और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे पास बिजनेस में, तो जो दुनिया भर के सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे लॉसेस, सबको लिखने के बाद में जो फाइनली प्रॉफिट आता है, उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। Profit and loss account is an account into which all gains are and losses are collected. हम सारे के सारे गेन हमने क्या पढ़ा था? एक प्रॉफिट होता है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आ जाएगा, पढ़ चुके हैं तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। प्रॉफिट गेन में, दोनों में क्या डिफरेंस था? जो गेन होता है वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। और इनकम क्या होती है? दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो यहां पर हम लोग वो लेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्क करना जरूरी है। जो रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, देखिए एक्सपेंडिचर जो है, एक रिवेन्यू है, एक कैपिटल है। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है। रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो P&L में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ गुड्स। माल को खरीदने बनाने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं पता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो आपको पता चला कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो पता चलेगा वो पता चलेगा नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने के बाद, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आता है बैलेंस शीट। आफ्टर सर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस, तो ये पता लगाना चाहते हैं बिजनेसमैन की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उन्हें प्रॉफिट और लॉस तो पता चल गया, अब असेट और लाइबिलिटी कितनी है, कैसी है, वो सब पता लगाना है। फॉर दिस पर्पस ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को हम लिखते हैं। The statement so prepared is called balance sheet because it is sheet of balance of ledger account which are still open after the transfer of nominal account to trading and P&L। बच्चों नॉमिनल नेचर एक्सपेंस, नॉमिनल नेचर अकाउंट यहाँ लिखा है एक वर्ड, आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए नॉमिनल नेचर मतलब इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट, वो सब ट्रेडिंग और P&L में लिख देते हैं। बचे अकाउंट कौन से? असेट और लाइबिलिटी के, वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस ऑफ ऑल पर्सनल रियल मतलब असेट और लाइबिलिटी, वो ग्रुप्ड हो जाते हैं असेट और लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड में और असेट को राइट साइड में दिखाते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था अभी। ए बिजनेस फॉर्म शोइंग व्हाट इज ओवर्ड एंड व्हाट द प्रोप्राइटर इज वर्थ इज कॉल्ड बैलेंस शीट। क्या पैसा लेना है, क्या देना है, ये सब हमारी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है। बच्चों लास्ट वीडियो नेक्स्ट मिलेगी आपको, जिसमें हम 40 से लेके आगे 49 तक पढ़ेंगे और इस चैप्टर के सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और आज लास्ट वीडियो देखते हैं इसकी। रिसीप्ट्स क्या होता है बच्चों? जब हमें पैसा मिलता है तो हम उसे बोलते हैं रिसीप्ट्स, और वो किस तरीके की होती है, कितने तरीके की हो सकती है? कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, बैलेंस शीट में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो रिसीट का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा मिल चुका है या मिलेगा माल बेचने की वजह से, गुड्स या सर्विसेज देने की वजह से। जो रिसीट से हम उसको रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट के नाम से जान सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसीट, क्योंकि रिवेन्यू रिसीट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, जबकि कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में जाएगी। तो कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो पैसा असेट को बेचने से या इन्वेस्टमेंट को बेचने से मिलता है। बच्चों इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो जब उसे बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी। हमने बात करी थी लाइबिलिटी, जो हम लोगों को पैसा देते हैं, बाहर वालों को एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और जो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है उसे जो पैसा देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब हम उसको पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी है, और जब पैसा उससे मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट होती है। रिवेन्यू रिसीट क्या होती है बच्चों? अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिवेन्यू रिसीट जो बिजनेस में माल बेचने से, सर्विस बेचने से जो पैसा आता है, जो बार बार आता रहता है, कमाई है एक तरीके की। लोन लिया किसी से तो वापस भी करना पड़ेगा ना, जो पैसा वापस करना पड़ेगा, जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है, वो सब क्या है?
कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट, माल बेचने से कमीशन फीस मिलेगी या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से ब्याज वगैरह मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डिविडेंड वर्ड आया है यहाँ पर। डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी को लोन देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के आप उतने ओनर बन जाते हैं और वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहां पर आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट आपका, आपने ये नाम तो सुना होगा कि बैंक में अकाउंट है। अब बैंक में अकाउंट होने का क्या मतलब है? आपने कभी शायद नाम सुना हो परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, इनकम टैक्स में भी होता है। तो ये अकाउंट क्या है? इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी किसी के साथ हुई है, किसी भी चीज की ट्रांजैक्शन है, चाहे उधार है चाहे नकद है, वो हम एक जैसी ट्रांजैक्शन सब एक जगह लिख दें तो उसे अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान लिया एक आपका कस्टमर है रमेश, अब रमेश की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिख देंगे तो वो रमेश के अकाउंट के अंदर आएंगे, तो वो रमेश का अकाउंट होगा। आपने जितना भी माल खरीदा वो सब एक जगह लिखा, माल खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, तो परचेजेस की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखी, उसे परचेजेस अकाउंट बोलेंगे। मशीनरी से रिलेटेड सारी जगह सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिख रहे हैं, उसे मशीनरी अकाउंट बोलेंगे। कैश आएगा, कैश जाएगा, सब एक जगह लिखेंगे, उसे कैश अकाउंट बोलेंगे। आपने सैलरी दी, जिस जिसको दी सब एक जगह लिखा, सैलरी अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, या असेट से रिलेटेड जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। लायबिलिटी से रिलेटेड लोन अकाउंट। इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अकाउंट को देखकर पता चल जाता कि ये चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। An account is a record of all business transactions related to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expense, or income. The place where such record is maintained is termed as account. बच्चों, अकाउंट में कोई भी अकाउंट होगा उसमें हम उस चीज की सारी ट्रांजैक्शन देखेंगे। जैसे आप बैंक में जाएं, आपका जो अकाउंट है वहां पर अलग होगा, उसमें केवल आपकी ही ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, है ना। अब हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। नाम तो सुना ही होगा, डेबिट क्रेडिट। बच्चों, ना तो ये प्लस है, ना ये माइनस है, ना ये मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ये अलग चीज है। तो ये क्या है बच्चों? नाम देना था अकाउंट। कोई सा भी अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट हो, मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक में, ये टी फॉर्म में होता है, दो हिस्से होते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे आपने जो डिपॉजिट किया है पैसा, जब जब आप पैसा डिपॉजिट करते जाएंगे वो प्लस होता जाएगा, जब जब आप उसे विड्रॉ करेंगे वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो हमने जो दो हिस्से, हर एक चीज के दो हिस्से होते हैं, अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, तो हमने एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट रख दिया। तो एक को हम क्या बोलेंगे? डेबिट, और एक को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। डेबिट, एन अकाउंट हैज टू पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जैसे सुबह शाम, दिन रात, ठीक है, सर्दी गर्मी होती है, धूप छांव होती है, ऐसे डेबिट क्रेडिट होता है। दोनों एक दूसरे के एंटी है, रिवर्स है, अपोजिट है।
जो लेफ्ट साइड है उसे हम डेबिट बोलेंगे। बच्चों अकाउंट कोई सा भी बनाइए, अकाउंट को शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम डेबिट साइड बोलेंगे और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड देन द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड। अगर हमने यहाँ डेबिट में लिखना है तो यहाँ क्रेडिट में लिखा है यहाँ, तो डेबिट में लिखेंगे तो ये कहेंगे अकाउंट डेबिटेड, दिस अकाउंट इज डेबिटेड, ये डेबिट हो गया। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड डेबिटो। ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड देन एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसे बोलेंगे अकाउंट क्रेडिटेड। ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, the term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of account of an enterprises। बच्चों ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, कोई भी दो लोगों का आपस में कोई लेन देन है तो उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस से रिलेटेड है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है। It is a financial event expressed in terms of money which bring a change in financial position of an enterprise। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर आएगा, असेट लाइबिलिटी पर असर आएगा, इनकम एक्सपेंसेस पे कहीं असर आएगा। स्टेटिंग डिफरेंटली, it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods or services। हम दो पार्टी के बीच में कुछ लेन देन ऐसा कर रहे हैं जिससे गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा। जब आप माल बेचते हैं तो ये ट्रांजैक्शन होती है। परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदते हैं तो ट्रांजैक्शन होती है। आपने किसी को उधार माल बेचा था उसे डेटर बोलते हैं, उससे पैसा मिला ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से उधार सामान खरीदा उसे क्रेडिटर बोलते हैं, उसे पैसा दिया तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर भी ट्रांजैक्शन है। आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी या बेची, ट्रांजैक्शन है। आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, मिला, डिविडेंड दिया, मिला, सब ट्रांजैक्शन है। क्या विशेषताएं हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कंसर्न विद मनी और मनी इज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा। इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप माल को खरीदना बेचना या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन असेट लायबिलिटी पे असर पड़ता है। इट हैज एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये हम आगे जाकर सीखेंगे। तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन पर ये इफेक्ट डालता है। इसकी दो असर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। हमेशा देखना, हमेशा हर ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड, वन इज रिसीविंग एंड वन इज गिविंग। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन टोटल असेट ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये कह रहे हैं टोटल असेट्स हमारे पास जितनी भी हैं वो किसके इक्वल हैं? टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों इसे हम पता क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा इक्वल रहती है। The nature of each transaction is carefully analyzed since it affects the financial status of business unit। ये ट्रांजैक्शन में ये एक लाइन छोड़ दी है मैंने जानबूझ के,
असल में क्या है, बैलेंस शीट जो हम असेट और लायबिलिटी का बनाते हैं, ये बैलेंस शीट है एक लाइन में, एक साइड है बैलेंस शीट की, दूसरी साइड है, और ये हमेशा मैच करती है। हमेशा अगर आपने बैलेंस शीट सही बनाई है तो ये मैच होगी। ये ट्रांजैक्शन में भी ए कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार नकद दोनों होती हैं। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्टेड immediately on entering into a transaction, it is cash transaction. Where it is promised to pay later, it is credit transaction. बच्चों डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है ये क्रेडिट उधार वाला क्रेडिट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अभी हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पैसों का लेन देन फ्यूचर में होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Transactions may be external between a business entity and a second party. For example, हमने उधार माल बेचा Z को, एक इंसान का नाम है Z। और इंटरनल भी हो सकती है, जैसे हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया, इसका कोई बाहर के किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ए और जरूरी नहीं है एक ही ट्रांजैक्शन हो, काफी और ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक साल के बाद देखा आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन का आउटकम है, तो इसे हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट मीन आउटपुट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। एंट्री, जब हम कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल बोलते हैं, तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एक जगह है, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है उसका नाम जर्नल है, तो वहाँ पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं उसे एंट्री बोलते हैं। एंट्री हो गई जर्नल में। बुक्स ऑफ अकाउंट, द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस of an entity are recorded and maintained. They include cash, bank, journal, ledger. मैंने क्या कहा था अभी जर्नल में क्या लिखते हैं हम? सारी ट्रांजैक्शन। लेजर में हम अकाउंट बनाते हैं, सारे एक जैसी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखते हैं, तो इन सारी चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। वाउचर, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बच्चों जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, मेरे पास वाउचर रखा होगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास, उस ट्रांजैक्शन को हम अपने पास लिखते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है। प्रूफ क्या होता है कि भैया हमने ये चीज़ों का ट्रांजैक्शन किसी के साथ किया है, तो ये प्रूफ होता है एक हमारा कि ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। जैसे इस टाइप का वाउचर होता है, इस टाइप से वाउचर होता है। मैं ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन ये इस टाइप का वाउचर होता है। इसमें ये लिखा जाता है कि क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा डेबिट क्रेडिट, तो क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, क्या अमाउंट है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, यहाँ साइन होते हैं। ये अमाउंट में वर्ड्स में क्या क्या है, नीचे साइन होते हैं कि किसने बनाया है, ये वाउचर किसने अकाउंट किया है, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड बाय एंड डायरेक्टर वगैरह के साइन आ जाते हैं इसमें। तो इस तरीके का वाउचर होता है।
अब ये वाउचर क्यों बनाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वाउचर को हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, सपोज आपने एक टीवी खरीदा, आपने एक टीवी खरीदा, अब वो टीवी सच में खरीदा है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो जब टीवी खरीदा है तो उसका एक बिल भी होगा ना, तो वो बिल इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और इसमें लिखा जाएगा, एक जर्नल होता है ना, जर्नल में एक एंट्री होती है, तो एक एंट्री के लिए एक वाउचर होता है। इसे एक डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमें ये सीखना होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसे हम सीखेंगे बाद में। तो ये प्रूफ होता है। प्रूफ क्यों होता है? इसके साथ हम ओरिजिनल बिल लगा देंगे टीवी का कि भैया टीवी खरीदा है, तो इसलिए ये एक एविडेंस है। Voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of account. तो इसको देखकर ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मैंने आपको दिखाया ना, वो एक वाउचर था, ऐसे अलग अलग वाउचर बनकर उसको एक फाइल में लगा देते हैं। एंड इट इज स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। इसमें जगह थी ना, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। The form of voucher varies from firm to firm since voucher are printed separately by different firm in their own name. मैंने आपको दिखाया था अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वाउचर बना था, तो सब अपने वाउचर पे अपना नाम लिखवा देते हैं। Vouchers are prepared by accountant and each voucher is numbered and countersigned by authorized person of the firm. उस पर एक नंबर होता है, किसने बनाया उसके साइन होते हैं। एग्जाम्पल वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाउचर होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। बुक वैल्यू, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सपोज एक मशीनरी हमारे पास अकाउंट्स में 50,000 की दिखाई दे रही है, तो इसे बोलेंगे बुक वैल्यू। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत तसल्ली से, पेशेंस से आपने मेरी बातों को सुना, समझा। और इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी आपसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा रिकॉर्डिंग के दौरान? ठीक है ना। तो कब रिकॉर्डिंग है इसका कोई टाइम नहीं है, इसलिए आपको व्हाट्सएप करना है। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर होगा बच्चों, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है।